नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और चांदी की कीमत 3 आपको बता दें कि 3034 से बढ़कर अब 2.26 लाख प्रति किलो पहुंच गई है। तो बताते चले कि पिछले 3 दिनों में इसमें 10.764 का उछाल देखने को मिला है और ऐसे में अगर सोने की हम बात कर ले तो सोना भी महंगा हो गया है। करीब आपको बता दें कि 1.43 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सोने की कीमत पहुंच चुकी है और इस साल अब तक सोने की कीमत में करीब 12,000 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है, जबकि आम खरीदारों की जेब पर इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। तो सोने और चांदी की कीमतों ने फिलहाल निवेशकों को और आम आदमी को थोड़ी खुशी दे दी है। अब निवेशक ये सोच रहे हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट का एक सुनहरा अवसर है। लोग जिनके घरों में शादी या फिर अन्य समारोह है वो सोच रहे हैं कि क्या ये सही मौका है, हमें खरीद लेना चाहिए सोना। कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में लगातार पनप रहे हैं। सवाल ये भी है कि ये कीमतें कब तक कम रहेगी, क्या फिर से फ्लक्चुएशन होगा, फिर से पहले की तरह सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। तो चलिए आम जनता की लोगों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज़ में। निवेशकों के कई सवाल हैं। लगातार जिस तरीके से सोने और चांदी की कीमतों में हम फ्लक्चुएशन देख रहे थे, कभी कम कभी ज़्यादा, अब राहत मिल रही है लोगों को, तो क्या अभी भी ये फ्लक्चुएशन बनी रह सकती है या फिलहाल कुछ दिन तक राहत के आसार हैं? नमस्कार शर्मिला, आपको और एफएम न्यूज के सभी व्यूअर्स को, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को भी मेरा अभिवादन। ये सोशल मीडिया पर भी जाता है। देखिए, सोने चांदी में उतार चढ़ाव तो अभी आपको देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो हाल में आपने 2 दिन में, बल्कि मैं कहूँगा कल और आज में करीब $100 यानी भारतीय रुपए में बात करूं, वहां पर आउंस में नापते हैं कॉमेक्स में अमेरिका में, यहाँ पर हम 10 ग्राम में नापते हैं, पहले तोला कहा जाता था। तो अगर हम उसको लें तो करीब 3 से 4 हजार रुपए का उछाल आया है। इस उछाल का कारण यह है कि अमेरिका में जिस कमोडिटी एक्सचेंज में सोना ट्रेड किया जाता है उसको कॉमेक्स बोलते हैं, न्यूयॉर्क में है वो। वहां पर मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, यानी कि वहां पर पेपर ट्रेडिंग की जाती है, सोना फिजिकली नहीं ट्रेड किया जाता। भारत में भी एमसीएक्स है, तो उसमें इस महीने क्योंकि सोना काफी दबाव में रहा था तो उस वजह से लोगों के बहुत सारे शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हो गए थे। शॉर्ट का मतलब है जो लोग सोने में सट्टेबाजी करते हैं, वो लोग बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खड़े किए हुए थे। अब क्योंकि एक्सपायरी 29 तारीख को आ रही है तो वो लोग उसको हम तकनीकी भाषा में शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, यानी कि उनके जो बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट थे उनको वो एक खरीद के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसको कैंसल आउट करते हैं। तो उसकी वजह से एक ये उछाल आया। दूसरा उछाल आया कि सेंट्रल बैंक्स की लगातार बाइंग इसमें बनी हुई है। और इस उछाल में जो हमने कल और आज में उछाल देखा शर्मिला, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी तक क्या था कि काफी हफ्तों से सोना 2 चीजों की गिरफ्त में था, और ये एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को समझने वाली चीज है। अमेरिका में एक डॉलर इंडेक्स होता है। डॉलर इंडेक्स क्या होता है? 6 करेंसीज को मिला के बनता है। उसमें जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक और यूरो और कनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा, ये 6 करेंसी को मिला के एक इंडेक्स बनता है। डॉलर के अगेंस्ट इनको तोला जाता है। तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से डॉलर इंडेक्स काफी ऊपर था और अमेरिका में बॉन्ड्स निकाले जाते हैं। उन बॉन्ड की जो रिटर्न है, यील्ड बोलते हैं उसको, वो 4.5 से ऊपर थी। इन 2 फैक्टर्स की वजह से सोना चांदी दबाव में था, क्योंकि माना जाता है कि जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो लोग सोने चांदी की बजाय फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट में अपना भरोसा ज्यादा दिखाते हैं। तो इस वजह से बनी हुई थी। दूसरा ये था कि महंगाई के कारण अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, वो आगे रेट बढ़ाएगा। तो जब रेट बढ़ते हैं तब भी सोने चांदी में इंटरेस्ट कम होता है। पर अब कल क्या हुआ है, जो जरूरी बात मैं बताने जा रहा हूं, कल ये हुआ कि क्रूड ऑयल के दाम $92 पार कर गए। आपने अभी जिक्र भी किया उसका। उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स और बढ़ गई, 101 से ऊपर चली गई। बॉन्ड यील्ड्स 4.6 से ऊपर, फिर भी सोना उछाल लिया। इसका मतलब अब सोना जो है इन 2 इंडाइसेस बोलते हैं उसको, इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही वो 1,40,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचता है शर्मिला, वहां बाइंग आ जाती है। अमेरिका में जैसे ही $4,000 पहुंचता है वहां पर बाइंग आ जाती है। तो इसका मतलब एक तरह से अगर चार्ट बनाते हैं हम सोने की कीमतों का, तो उसमें इसको हम तकनीकी भाषा में रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, वहां पर जाके वो टिक जाता है। तो उतार चढ़ाव इसमें रहेंगे, क्योंकि युद्ध फिर से शुरू हो चुका है। आपको पता है पहले से भी ज्यादा घमासान हो गया है।
और अब तो ये फुल फ्लेज युद्ध है। कच्चे तेल के दाम फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं और महंगाई बढ़ने की आशंका दुनिया भर में फिर बन गई है। भारत के ऊपर भी फिर से एक बार महंगाई, जो कुछ उम्मीद बनी थी कि शायद आने वाले, अगर अगले महीने नहीं तो आने वाले 4-5 महीनों में शायद महंगाई ठंडी होगी, जब युद्ध रुका था कुछ समय के लिए और कच्चे तेल के दाम $71-72 पर आए थे, पर अब फिर वहां से $20 का छलांग लग गया है। तो मुझे लग रहा है ये महंगाई के खतरे की वजह से, क्रूड ऑयल की वजह से सोने में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहेंगे। और एक और जरूरी चीज जिस पे नजर रखनी चाहिए दर्शकों को, वो है 28 और 29 जुलाई को अमेरिका के सेंट्रल बैंक की फेड मीटिंग है। जैसे भारत में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हर 2-2 महीने में होती है, इसी प्रकार अमेरिका का फेड भी 2-2 महीने में मिलता है। तो फेड की मीटिंग है, अगर उन्होंने वहां ऐसी कुछ घोषणा करी कि अभी तो जो हम रेट बढ़ाएंगे तो सोना चांदी दबाव में आ सकता है, अगर उन्होंने ये कहा कि महंगाई आगे इतनी नहीं बढ़ेगी, हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ से सोने चांदी को और उछाल मिल सकता है। शर्मिला। बिल्कुल। शरद जी, एक बात और जो पूरा देश अभी समझना चाहता है, जानना चाहता है कि क्या ये वक्त है इन्वेस्ट करने का, क्या ये वक्त है जेवरात यानी कि सोने और चांदी खरीदने का? देखिए, सोने और चांदी की दो किस्म की मांग होती है शर्मिला। एक होती है जैसे आपने कहा जेवरात की, क्योंकि जो लोग शादी ब्याह के लिए, किसी फंक्शन के लिए, किसी त्योहार के लिए, गिफ्टिंग के लिए सोना खरीदते हैं। और दूसरी मांग होती है, ये बड़ी मांग है, जो जेवरात की मांग 60-70% सोने की मांग जेवरात में जाती है। 30 से 40% अब मांग बन गई है निवेश करने वालों की, जिसमें लोग सोना चिप्स खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं, ईटीएफ वगैरह में निवेश करते हैं जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। तो वो मांग अलग है। तो मुझे लगता है ये अच्छा अवसर है, क्योंकि आपको याद होगा कि सोना 28-29 जनवरी को शर्मिला 1,82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। तो अगर आप वहां से कंपेयर करेंगे उस बात को, अभी 6 महीने के लगभग बीते हैं, तो 6 महीने में सोने ने लगभग 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का करेक्शन दिखाया है, डाउनवर्ड दिखाया है। बिल्कुल। तो इसलिए आज से मुझे लगता है लोगों के लिए अच्छा मौका है। तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। वैसे तो निवेश की सलाह लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से लेनी चाहिए। हम और आप जो डिस्कस कर रहे हैं वो मात्र एक आकलन है, एक एनालिसिस है और आपकी जानकारी मात्र के लिए है, ये निवेश की सलाह नहीं है। पर फिर भी इसमें अगर मैं होता तो क्या करता कि मैं थोड़ा थोड़ा करके शर्मिला एक साथ सारे पैसे एक तो नहीं निवेश करता, जब जब करेक्शन आती तब तब मैं थोड़ा थोड़ा करके करता। और दूसरा काम मैं जो करता कि मैं इसको लंबे वक्त के लिए नजरिया रख के निवेश करता। मैं इसमें ट्रेडर नहीं बन जाता, यानी कि मैंने आज लिया, 1 महीने बाद बेच दिया, 2 महीने बाद थोड़ी सी कीमत ऊपर हुई बेच दी, फिर आप इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आपको लंबे वक्त के लिए और थोड़ा थोड़ा करके ये अच्छा अवसर दे रहा है सोना। हो सकता है आने वाले 2 साल में आप कहें ये कीमतें आपको कभी दिखाई ना दे, फिर आप याद करेंगे कि उस समय ले लेते तो पछतावा नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा अवसर है। अच्छा, ये अवसर अच्छा है। और ऐसे में जो अमेरिका और ईरान के फिलहाल हालात चल रहे हैं, जंग की स्थिति तो देखने को मिल रही है, हमले भी हो रहे हैं, तो क्या हालात बदतर हो सकते हैं? इससे गोल्ड और चेन का जो उनकी कीमतें हैं, जो चांदी की कीमतें हैं, उसमें ज़्यादा असर देखने को पड़ सकता है आने वाले सालों में या आने वाले दिनों की अगर हम बात कर ले, तो क्या वो दिन दूर नहीं है कि फिर से जिस कीमतों से हम घबरा रहे थे, डर रहे थे, और प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि फिलहाल दूरी बनाकर रखें, तो फिर से वही अभी स्थिति आने देखने को मिल सकती है? प्रधानमंत्री जी ने तो अपील इसलिए की थी क्योंकि भारत में करीब करीब 99% सोना आयात किया जाता है, भारत में मात्र 1% सोना भारत में मिलता है। ठीक है। तो क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से खर्च हो रहा था, पिछले साल भारत ने 77 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया, तो प्रधानमंत्री जी को चिंता हुई कि सोने जैसी चीज को इंपोर्ट करने में हमारा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार खर्च हो रहा है, इसलिए उन्होंने लोगों को 1 साल के लिए दूरी बनाने के लिए कहा। पर यह सच है, जो अभी मैंने आपको पहले बात करी थी कि कल और आज में जो सोने में अंतर आया कीमत में, उसका एक कारण और था शर्मिला। वो ये कारण था कि जो जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक परिस्थिति जो है वो और ज्यादा विकट हो गई है। आपने ईरान युद्ध के और बढ़ने की बात करी, बल्कि बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं भी बहुत जियोपॉलिटिक्स पे भी बोलता हूं, मेरा ये मानना है कि ये विश्व युद्ध का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। क्योंकि यहां से ईरान पलट के जॉर्डन पर, बहरीन पर, कुवैत पर लगातार हमले कर रहा है आर्मी के, अमेरिका के बेसिस पे। उधर रशिया यूक्रेन का युद्ध और ज्यादा घमासान हो चुका है, आपको जानकारी होगी। चाइना और फिलीपींस में बहुत टेंशन पैदा हुई है, चाइना और ताइवान में टेंशन पुरानी है, चाइना और जापान में टेंशन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में बीच बीच में युद्ध की खबरें आती रहती हैं। तो मुझे लग रहा है विश्व एक युद्ध की तरफ, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर ये मैं चाहूंगा कि मेरा ये आकलन गलत हो जाए, क्योंकि ये किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होगा, इससे विनाश ही विनाश होगा। परंतु अगर ये युद्ध होता है तो सोने चांदी की कीमतें यहां से बहुत ऊपर आने वाले, और मैंने जो पीरियड निकाला है 2 से 5 साल,
जो व्यक्ति इसको लेके अपने पास थोड़ा थोड़ा करके 2 से 5 साल के लिए रखता है, तो मुझे लग रहा है उसको ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति यहाँ से भयावह होने वाली है। अगर ये कुछ समय के लिए रुक भी गया तो मुझे लग रहा है ऐसे ये अंग्रेजी में शब्द होता है शर्मिला, स्कार, एक निशान छोड़ जाएगा कि उसको भर पाना हमेशा के लिए चांस खत्म हो जाएंगे। तो युद्ध बढ़ता ही जाएगा यहाँ से, भले ही कुछ समय के लिए रुके। तो ये इसलिए सोना चांदी का, मुझे सोने का खासकर मुझे भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है। अच्छा, और एक और चीज़ है, चांदी की बात कर ले तो हमने देखा बीते दिनों चांदी की कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल, चांदी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई थी कि लोग इसे सोचने की कल्पना भी नहीं, खरीदने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में अगर हम चांदी के बारे में जानना चाहें आपसे, तो चांदी की कीमतें जो हैं वो सोने के मुकाबले इतनी तेजी से क्यों बढ़ती हैं, क्यों बदलती हैं? देखिए, चांदी कहा जाता है बहुत चंचल है। जो आपने बात कही, मैंने उसको एक शब्द में समेट दिया, चंचल है। उसके कारण है शर्मिला, चांदी के 2 रूप है, डबल रोल प्ले करती है। 55% चांदी तो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जाती है। इसमें आर्टिफिशियल डेटा इक्विपमेंट है, सोलर सेल्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है उसमें भी थोड़ी थोड़ी चांदी लगती है, सेमीकंडक्टर्स में यूज होती है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते हैं। उसमें जो 55% चांदी जो खनन की जाती है, माइनिंग की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, वो समाप्त हो जाती है इन चीजों में लग के, वो फिर कभी वापस नहीं आती, वो चली जाती है। 45% चांदी रह जाती है। तो आपका जो सवाल है कि चांदी इतनी ज्यादा वॉलेटाइल क्यों है, इतनी ज्यादा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तेजी से बढ़ती है, तेजी से गिरती है सोने के मुकाबले, उसका कारण है कि चांदी सोने के मुकाबले सस्ती है। तो हम जानते हैं 1/64 की आसपास की GSR रेशियो है इस समय। तो चांदी के जो सट्टेबाजी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं शर्मिला, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो क्योंकि कम पैसे देके आप ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट खरीद पाते हैं, तो इसलिए जो नंबर ऑफ ट्रेडर्स है डेरिवेटिव मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, वो ज्यादा जुड़ जाते हैं और ज्यादा पैसा इसमें आ जाता है। क्योंकि कहाँ सोना तो आप अमेरिका में आउंस में ट्रेड किया जाता है, लगभग 31 ग्राम का एक आउंस होता है, और चांदी जो है वो किलो के हिसाब से चलती है, किलो, 10 किलो, 5 किलो। तो इसलिए उसमें ट्रेडिंग ज्यादा होती है, वॉल्यूम ज्यादा होती है। तो जिस चीज की ट्रेडिंग में वॉल्यूम ज्यादा होगी वो उतनी ही उतार चढ़ाव से गुजरती है, उतनी ही वॉलेटाइल हो जाती है। इसलिए चांदी में चंचलता ज्यादा है, मुनाफा भी ज्यादा दे देती है और गिरती भी बहुत तेज रफ्तार से है। तो जिन लोगों का दिल मजबूत है, जिन लोगों की हार्ट की कंडीशन बहुत अच्छी है, उन लोगों को चांदी में भी काम करना चाहिए। पर जो लोग दिल के कमजोर हैं, जो बहुत सॉलिड रिटर्न चाहते हैं, रोबस्ट रिटर्न चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं, धीरे धीरे बढ़ने देना चाहते हैं, उनके लिए सोना ज्यादा रिकमेंडेड है शर्मिला। मतलब इन्वेस्टमेंट को लेकर, इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर हम देखें तो यदि कमजोर दिल वाले हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ना करें चांदी में, वो सोने की तरफ ज्यादा ध्यान दें, और मजबूत दिल है तो सोना चांदी आप दोनों में कर सकते हैं। अभी जो लोग सोना खरीद रहे हैं उन्हें किन किन चीजों पर, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए शरद जी? देखिए, अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो या तो आप उसको हार्ड फॉर्म में खरीदेंगे, यानी कि आप जिसको आप छू सकते हैं, आप कॉइन ले आइए, आप बार ले आइए, या जो लोग ज्वेलरी बनवाते हैं, जेवरात बनवाते हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि जहां से वो ले रहे हैं पहले तो उसकी गुणवत्ता पे ध्यान रखें। क्योंकि जब से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है शर्मिला, तो खबरें आई, हालांकि एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है कि सोना स्मगल होने की भी खबरें आई हैं। जैसे जैसे जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो भारत और विदेश का रेट में फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लोग तस्करी का रूट भी लेते हैं, जो शातिर दिमाग होते हैं। तो तस्करी की वजह से कई बार खराब गुणवत्ता का सोना भी आ जाता है। तो जो भी लेने जाए पहले तो उसकी गुणवत्ता अच्छे से चेक करें। अगर आप 24 कैरेट का ले रहे हैं तो 0.999, 0.995 होना चाहिए। अगर आप 22 कैरेट का ले रहे हैं तो 0.9 के आसपास होना चाहिए, 0.885। 18 कैरेट का भी मिलता है, 20 कैरेट का भी मिलता है, 14 कैरेट का भी मिलता है, 9 कैरेट का भी मिलता है। तो आपको गुणवत्ता की पहचान होनी चाहिए। उनकी यहाँ एक मशीन होती है जिससे आप ये टेस्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, आपको ये देखना है कि आप निवेश के लिए ज्वेलरी मत बनवाइए। यानी कि अगर आप खाली निवेश के लिए ले रहे हैं तो आपने क्या किया, 4 कंगन बनवा लिए या एक सेट ले लिया। निवेश के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जब कीमत बढ़ेगी तो आपके मेकिंग चार्जेस और खोट कट जाएगी। उसमें से खोट आपको पता होगा जो जेवरात बनाने में मिलाना पड़ता है, 24 कैरेट के सोने से जेवरात नहीं बन सकते हैं, मुड़ जाएंगे वो। तो इसलिए निवेश के लिए माध्यम रखिए आप, केवल कॉइन्स और बार जो 24 कैरेट के होते हैं। दूसरा, आजकल तो नए निवेश के लिए साधन उपलब्ध हैं। आप ETF, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, बिल्कुल मैं पूछने वाली थी, बिल्कुल। EGR होता है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट होती है। वो मैं समझ गया था आप क्या पूछने वाली है, इसलिए मैंने पहले जवाब दे दिया। EGR इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट होती है, उसमें कर सकते हैं। गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स होते हैं,
कुछ प्लेटफॉर्म डिजिटल गोल्ड भी चलाते हैं। हालांकि डिजिटल गोल्ड बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसमें सेबी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर कल को कुछ हो जाता है, जिस प्लेटफॉर्म पे किया है वापस करने से मना कर देता है, तो फिर उसमें कोई जिम्मेवारी, सेबी ने अपना पल्ला झाड़ रखा है इसमें। तो इसलिए ईजीआर, ईटीएफ, ये डीमैट अकाउंट में ये सोना आ जाता है, और जिस प्रकार से आप शेयर्स खरीदते हैं और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं, इसी प्रकार ये ईटीएफ और ईजीआर भी आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा रहता है। आप जब मर्जी उसको बेच सकते हैं, जब मर्जी उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ये चीजों का ध्यान लोगों को रखना चाहिए। तो जो ईटीएफ गोल्ड होता है वो फिजिकल गोल्ड से यानी हार्ड गोल्ड से ज़्यादा सुरक्षित भी आप कह सकते हैं होता है, या ये हम माने कि किफ़ायती भी है, हम इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, वो सुरक्षित की बात नहीं है। बात यह है शर्मिला कि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप अगर फिजिकल गोल्ड खरीद के लाए तो आप उसको कहां रखेंगे? आपके पास दो ही जगह है, या तो आप बैंक के लॉकर में रखेंगे, और बैंक के लॉकर आपको पता है बहुत सुरक्षित नहीं होते। खबरें आती रहती हैं, इस बैंक के लॉकर टूटा मिला, उसका टूटा मिला। जितना आप रेंट देते हैं उससे मात्र 100 गुना का इंश्योरेंस होता है। आप अगर 2000 रेंट देते हैं साल का, तो 2 लाख रुपए तक का आपका वहां सामान सुरक्षित है। उसके आगे के लिए तो बैंक पल्ला झाड़ देगा कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और अगर आप घर में रखते हैं तो आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, घर में कामकाज वाले हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, रातों की नींद हराम हो जाती है। तो इसलिए एक लिमिट के बाद आप फिजिकल सोना, शर्मिला, आपको लेने में कठिनाई होगी, रखने में कठिनाई होगी उसको। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ये जो डीमैट के जरिए मैंने बताया, ये माध्यम इसलिए ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं क्योंकि जो लोग ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे निवेश करना चाहते हैं, तो रेगुलरली सोने को खरीद के लाना भी तो एक सरदर्दी है शर्मिला। हर बार आपको ज्वेलर के यहाँ या किसी एजेंट के यहाँ जाना पड़ेगा, हर बार गुणवत्ता चेक करनी पड़ेगी, हर बार आपको पेमेंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, उसको उठा के घर पर लाना पड़ेगा, वो भी एक रिस्क है। रास्ते में आपको जेब में, पर्स में रख के लाना पड़ेगा, आपको टेंशन रहेगी। इसलिए ईटीएफ तो बैठे बैठे आप सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से जिस प्रकार आप शेयर्स खरीदते हैं, उसी प्रकार आप इनको खरीद सकते हैं। और फायदे में उतनी ही बराबरी है जैसे फिजिकल गोल्ड में बिल्कुल बराबरी है। कीमत वही मिलती है, जो कीमत उसकी होती है वो कीमत इसकी होती है, और जो मुनाफा उसमें होगा वो मुनाफा इसमें होगा। बेचने में भी आपको आसानी रहेगी। आप बैठे बैठे कंप्यूटर से अपना कमांड देंगे और आपका सोना बिक के और आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो जाएंगे। ऐसे आप जाएंगे तो ज्वेलर के यहाँ लेके जाएंगे, बेचेंगे, वो आपके अकाउंट में यूपीआई करेगा, आप चेक करेंगे, वहां उतनी देर बैठे रहेंगे आप। तो ये मुझे लगता है धीरे धीरे अब लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या ऐसा नहीं होगा कि फिर फिजिकल गोल्ड ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा, फिर फिजिकल गोल्ड को कोई ना पूछे, ऐसा हो सकता है? नहीं शर्मिला, ये तो आपने ऐसी बात पूछी, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने गले में जो सोने की चेन पहनी है उसकी जगह आप डीमैट अकाउंट पहन लेंगे क्या? ये तो ऐसा ही सवाल हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत ज्यादा होता है ना गोल्ड और सिल्वर में लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैं प्रोपोर्शन बता देता हूं। लगभग 60 से 70% सोना जेवरात में इस्तेमाल होता है, और लगभग 30 से 40% सोना, भारत की बात कर रहा हूं, 30 से 40% सोना निवेश में जाता है। तो निवेश वाला सोना धीरे धीरे उसमें जा रहा है। और इसमें एक बात और है जो मुझे कोई संकोच नहीं होता कहने में, और मुझे लगता है ये बात कहने से लोगों को शायद सबक भी मिलेगा और लोगों को सीख भी मिलेगी। बहुत सारे लोग जो इसमें ब्लैक का पैसा भी बहुत जाता है, यानी कि जो किसी को कैश प्रॉपर्टी बेच के कोई कैश मिला, वो जाके कैश से सोना खरीद लाते हैं। तो उनका वो एक तरह से कैश पार्किंग की आसानी हो जाती है कि इतने ढेर नोट और इतना सा उन्होंने सोना लेके रख लिया। तो वो अगर लोग इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाएंगे तो वो समस्या का समाधान भी हो जाएगा कि आप, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सरकार ऐसा करे कि जो निवेश के लिए करना है वो खाली इलेक्ट्रॉनिक करे, और अगर आपने जेवरात बनाने हैं तो आप फिजिकल गोल्ड लीजिए। तो उससे जो 2 नंबर का पैसा है, जो ब्लैक का मनी है, जो सोना खरीदने में जाता है, वो भी मुझे लगता है उस पर लगाम लग जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम आरबीआई के रोल की बात करें तो क्या आरबीआई या फिर दुनिया के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे केंद्रीय बैंकों की, तो उनकी नीतियों की वजह से कैसे सोने की कीमतों में बदलाव होता है? देखिए, केंद्रीय बैंकों का क्या काम है हम ये समझ लेते हैं। केंद्रीय बैंक जो विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं शर्मिला, इसको समझिए, उसमें जैसे भारत का विदेशी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें डॉलर पड़े हैं, उसमें सोना जो भारत सरकार के पास, रिजर्व बैंक के पास लगभग 880 टन सोना है इस समय, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं। तो ये भी विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा माना जाता है। तो दुनिया भर के बैंकों ने पिछले करीब 2-3 साल में शर्मिला बहुत मात्रा में, टनों के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि हर साल 1000 टन सोना
दुनिया भर के सेंट्रल बैंक खरीद के जमा कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, अभी तक वो डॉलर इकट्ठे करते थे, ठीक है। उनको लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की वजह से शायद आगे डॉलर का जो दबदबा है, डॉलर की जो दादागिरी है, डॉलर का जो रुतबा है, वो शायद आगे वैसा नहीं रहेगा। इसको हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं। तो जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, वैसे वैसे सेंट्रल बैंक दुनिया भर के ज्यादा अपने पास गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। और 1971 से पहले गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, किसी देश की विदेशी मुद्रा की वैल्यू उसके पास कितना सोना है इससे तय की जाती थी। तो ऐसा लग रहा है कि वो 1971 के पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो वापस आएगा, और जल्द वापस आने वाला है। क्योंकि अमेरिका की जिस प्रकार से नीतियां हैं, जो रवैया है दुनिया के प्रति, कहीं युद्ध का, कहीं टैरिफ का, उसको देख के दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर विश्वास अब डावाडोल हो गया है। और अभी तक वो लोग निवेश करते थे अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में, जो सेंट्रल बैंक दुनिया भर के वहां के बॉन्ड ले लेते थे, और डॉलर को बहुत सुरक्षित निवेश माना जाता था। अब धीरे धीरे उन्होंने पिछले 2-3 साल में वो निकाल के अपनी जगह सोना भरना शुरू कर दिया है। तो आपका सवाल का अगर ये तो मैंने विस्तृत जवाब दिया, अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं तो इस प्रकार से दूंगा कि सेंट्रल बैंक्स के लगातार खरीद की वजह से सोने के दाम जो आपने ऊपर जाते देखे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ओके, एक आपसे आखिरी सवाल है जो हम चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छी जानकारी भी है, और जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं या फिर ख़रीदना चाहते हैं, वो हमेशा किसी एक ऐसे शख्स को ढूंढते हैं जो जानकार हो इन मामलों में, जो बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अभी अगर युद्ध की बात कर ले तो युद्ध के दौरान जो स्थितियाँ रहीं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स डर गए थे, जो निवेश कर रहे थे अलग अलग जगहों पर, वो डर गए कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि मार्केट के हालात भी बहुत ख़राब हो गए थे। तो वैसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको पैनिक नहीं करना चाहिए। ठीक है। सोने के साथ सो जाना चाहिए। सोना जो है रखने की चीज है, सोना लंबे वक्त के रखने की चीज है। आप सोना में अगर निवेश करते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3-5 साल ऐसा नजरिया रखना चाहिए। बहुत सारे, शर्मिला हुआ क्या कि लोग सोने में निवेशक बनकर आए और ट्रेडर बन गए। ठीक है। उन्होंने थोड़े थोड़े दिन बाद खरीदना बेचना शुरू कर दिया, तो इस कारण से उनको ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, किसी किसी को तो घाटा भी हुआ। तो मैं ये सलाह दूंगा सभी दर्शकों को, अगर किसी का खरीदा हुआ सोना इस समय घाटे में भी है, यानी कि आपने 1,70,75 पे खरीदा था, आज 1,45 पे हम खड़े हैं, तो आपका घाटे में है, तो पैनिक मत करिए। आप डरिए मत, उसको रखिए। लंबे वक्त में आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। ऐसी परिस्थितियां इस तरफ संकेत कर रही हैं आने वाले 2 से 5 साल का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और तमाम अच्छी जानकारियों के लिए आपका। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।